हेलो एवरीवन। आप सभी लोग को जो प्रोजेक्ट दिया गया है उस प्रोजेक्ट को लेके बहुत सारे बच्चे ने मैसेज किया, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए बता दूं कि टॉपिक क्या है, उसमें क्या लिखना है और जल्दी से जल्दी तैयार कीजिए, क्योंकि कभी भी माधव सर से अभी बात हो रही है। माधव सर कभी भी आपको डेट्स अनाउंस कर सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो सबसे पहले टॉपिक पे आइए कि आपका टॉपिक क्या है प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकल के लिए आपका टॉपिक है इंडिया पाकिस्तान फॉरेन रिलेशनशिप, आपको डिस्कस करना है। कुछ ज़्यादा नहीं है, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी रिगार्डिंग पाकिस्तान, उसी को डिस्कस करना है। तो इसमें आपको लिखना क्या है, थोड़ा सा आपको इसमें खुद से पढ़ना होगा। और पढ़ना क्या होगा, आपके पास दो बुक है पॉलिटिकल साइंस की। जिस बुक में इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस किया गया है शुरुआती दौर से, पार्टीशन के ही टाइम से, उसमें देखिएगा इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप, क्योंकि पाकिस्तान का जन्म ही हिंदुस्तान से हुआ, तो वहाँ पर आपको एक जो हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन है वहीं से स्टार्ट करना है। पहला टॉपिक उसका वही होगा कि बर्थ ऑफ ए न्यू नेशन, पाकिस्तान का बर्थ किन हालातों में हुआ, किस तरह के डिमांड्स थे, एक वो टॉपिक हो गया। उसके बाद आप कवर कीजिए कितने वार्स इंडिया और पाकिस्तान ने आपस में लड़े। सबसे पहले 1948 में फॉर कश्मीर, कश्मीर के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, और उसके बाद LOC का निर्धारण हुआ, उसको डिस्कस कीजिए। वहाँ पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या रही, किस तरह से इंडिया ने UN का जो है सहारा लिया, उसको मेडिटेशन करने के लिए बीच में बुलाया, मध्यस्थता के लिए बुलाया गया। जिसके बाद जो है क्या फ़ैसले लिए गए, पहला ये चीज़ हो गया 1948 का कश्मीर वार। उसके बाद आप आइए 65 के समय में जो वार हुआ, जिस समय में लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद फिर उस वार को रोक कर तशकंद नाम की एक जगह है उज्बेकिस्तान में, आज के समय में उज्बेकिस्तान में, उस समय में वो USSR का हिस्सा हुआ करता था, सोवियत का हिस्सा हुआ करता। तो वहाँ पर एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद दोनों में, रशिया ने वहाँ पर मेडिटेशन किया था, रशिया के USSR ने, सोवियत ने मेडिटेशन किया था। उसके बाद वहाँ पर वो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो तशकंद एग्रीमेंट के बारे में लिखना है। उसके बाद फिर और आगे बढ़िएगा आप, तो एक शिमला समझौता है 84 में जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ था, और वहाँ के जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे शायद, इन दोनों के बीच में एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था, इसको लिखिएगा। इसी बीच में इससे पहले एक वार का और आपको जिक्र करना है, दैट इज़ वार फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। आज जिसको हम लोग बांग्लादेश कहते हैं, वो उस समय में ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, पाकिस्तान का हिस्सा था वो, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। उस समय की थोड़ी सी पॉलिटिक्स आप डिस्कस कर लीजिएगा। उर्दू भाषा और बांग्ला भाषा को लेकर जो भावनाएं थी, जो आइडियाज़ था उस समय में, और जो पंजाबी लोग थे और बंगाली लोग थे, उनके बीच का जो डिस्प्यूट था, जो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी था पंजाबी लोगों में, और वो लोग सही ट्रीटमेंट नहीं करते थे बंगाली लोगों के साथ। इस वजह से वो बांग्लादेश एक लिबरेशन का एक अपना लड़ाई लड़ा, जिसमें हिंदुस्तान ने वहाँ के लोगों का साथ दिया और पाकिस्तान की उसमें हार हुई। वो आप सब लोग जानते हैं, उसको भी इंक्लूड करना है, शिमला एग्रीमेंट को भी इंक्लूड करना है। उसके बाद आपको 99 का कारगिल वॉर डिस्कस करना है कि कारगिल वॉर से पहले क्या हो रहा था। देयर वाज अ एग्जाम्पल ऑफ बस डिप्लोमेसी स्टार्टेड बाई अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान से उन्होंने बस सेवा लाहौर के लिए शुरू की थी, अमृतसर से बस सेवा चलती थी लाहौर के लिए। पहली बार जब अटल बिहारी गए थे तो अपने साथ बहुत सारे हिंदुस्तान के नामचीन लोगों को अपने साथ लेकर गए थे। उसमें से दिलीप कुमार, देवानंद, कपिल देव, लालू प्रसाद यादव और भी कई लोग उनके साथ गए थे। बस डिप्लोमेसी स्टार्ट हुई थी, और उसी दौरान कारगिल में इंट्रूजन हुआ, और वहाँ पर कुछ घुसपैठिए आकर जो है पहाड़ों पर बैठ गए और कारगिल की लड़ाई हुई, वो डिस्कस करना है। कारगिल वॉर के बाद एक एग्रीमेंट और हुआ, वो है आपको आगरा समिट। एग्रीमेंट नहीं हुआ, समिट हुआ था, लेकिन वो अनफ्रूटफुल था। अनफ्रूटफुल क्यों था? क्योंकि उस समिट को बीच में ही छोड़कर उस समय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पाकिस्तान के, जनरल परवेज मुशर्रफ, वो आए, आगरा घूमे फिरे, ताजमहल उन्होंने देखा, और उसके बाद जो मेन जिन मुद्दों पर बात करनी थी कश्मीर को लेकर, वो एक भी कदम पीछे हटने को तैयार नहीं थे, किसी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए बीच में ही वो समिट को छोड़कर वापस चले गए। वहाँ के बाद से इंडिया पाकिस्तान की डिप्लोमेसी लगभग डोरमेंट थी। थोड़ी सी हलचल हुई किस समय में, जब मुंबई अटैक हुआ। मुंबई अटैक के बाद इंडिया की पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा जो है सख्ती आई है। आप देखिएगा कि 2008 के बाद इंडिया पाकिस्तान का फॉरेन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सीवियर हुआ। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी बहुत सारे जो दूरी बढ़ी है इंडिया पाकिस्तान की आफ्टर द अटैक ऑफ मुंबई।
यहाँ तक कि क्रिकेट तक को बंद कर दिया गया। और आने वाले समय में इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है और हॉस्टाइल होता गया। उसकी गाछ जो है आर्टिस्ट लोगों पर भी गिरी। आतिफ असलम है, फवाद अहमद या फवाद शेख, पता नहीं क्या नाम है, हाँ फवाद अहमद एक एक्टर थे, उनको भी वापस जाना पड़ा। और भी कई इस तरह के मामले हुए। और जो अभी रिजीम, जो अभी सरकार चल रही है दोनों तरफ, एक तरफ हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी और वहाँ पर इमरान खान है, इन लोगों के बीच में भी कोई किसी तरह की कोई डिप्लोमेटिक गुंजाइश नहीं दिखती है। हालांकि जब नवाज़ शरीफ थे तो एक बार हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए थे, बिरयानी डिप्लोमेसी के नाम से उसको जाना जाता है, वैसे ज़्यादा चर्चा नहीं है उसकी, लेकिन एक बार नवाज़ शरीफ की बेटी की शादी में अनअनाउंस्ड वो पहुंच गए थे वहाँ पर। जब कहीं विदेश दौरा से वापस आ रहे थे तो अचानक पाकिस्तान चले गए थे। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हुए आपको इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप डिस्कस करना है, इंडिया का स्टैंड क्लियर करना है कि इंडिया का सोच क्या है पाकिस्तान के बारे में, किस तरह से इंडिया अप्रोच करता है फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान। इसमें सबसे खास बात यह है, एक चीज़ मैं आपको चेस का याद दिलाना चाहूँगा। चेस में एक कॉन्सेप्ट होता है चेक एंड मेट। चेक एंड मेट होने के बाद क्या होता है कि खेल खत्म हो जाता है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है, क्योंकि ये हमारे नेबर्स हैं। नेबर्स के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, वी कैन चूज़ आवर फ्रेंड्स बट नॉट आवर नेबर्स, कि हम अपने दोस्त चुन सकते हैं लेकिन नेबर नहीं चुन सकते, पड़ोसी नहीं चुन सकते। उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने पड़ेंगे। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाना बहुत मुश्किल है। उसके कई वजह हैं। एक तो उसका हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन और प्लस थोड़ा सा पॉलिटिक्स में रिलीजन का मिला हुआ कॉकटेल, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आती है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप स्मूथ नहीं हुई है। और चेकमेट की जो मैं बात कर रहा था, मैंने बताया कि चेकमेट के बाद खेल ख़त्म हो जाता है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप में, इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में चेकमेट दर चेकमेट, एक के बाद छह और मात, ये चलता आ रहा है और शायद आने वाले समय में भी चलता रहेगा। बस इसी चीज़ को डिस्कस करना है। आपको थोड़ा सा गूगल करना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा बुक का आपको रेफरेंस लेना होगा, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ना होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें आप इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बारे में जान सकेंगे, समझ सकेंगे। तो इसको आप कीजिए। और अगर ये आप नहीं कर पाते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। अगर आप चाहें तो अपने पसंद का कोई भी टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक से एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाइए, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाइए और उसको ढंग से पढ़ के आइए। क्योंकि जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, आपका प्रैक्टिकल होगा, उसमें जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे वो आपके जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसी से रिलेटेड सवाल पूछेंगे और आपको वो जवाब देना होगा। येस, ऑफ कोर्स आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू, टू गाइड यू। आपको थोड़ा बहुत हम इनिशिएट कर देंगे, गाइड कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली आंसर आपको ही करना है। तो इसलिए जिस मुद्दे पर भी आप अपना प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, ठीक ढंग से सोच समझ के, पढ़ लिख के, अच्छे से तैयारी करके आइएगा। और मेरे तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयार कीजिए। एंड आई थिंक आप सब लोगों ने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया है, पहले टर्म 1 एग्ज़ाम में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि टर्म 2 एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा करेंगे। और जैसे ही डेट अनाउंस हो, सब लोग आइए प्रैक्टिकल करने, क्योंकि सेम डे में प्रैक्टिकल का मार्क्स पंच होगा, वेबसाइट पर अपलोड होगा। इसलिए अगर एब्सेंट होंगे तो देयर विल बी नो सेकेंड चांस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।